तो रहिए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है उस पूरे ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊंगा जो अमेरिका ने और उनकी सेना ने ईरान में घुसकर अंजाम दिया। तबाही से पहले ताकत का ट्रेलर अमेरिका ने दिखाया है। और वो ट्रेलर कैसे दिखाया है? वो ट्रेलर दिखाया कि ईरान में जो अमेरिकी पायलट फंसा था उसे किस तरह से अमेरिका निकाल कर लाया है ईरान से। कुछ इस तरह अमेरिकी पायलट को अमेरिका और उनके नेवी सील कमांडो ईरान से निकाल कर लाए। लेकिन यह सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि ईरानी सेना अटैक करने वाली थी, ईरानी सेना आगे बढ़ रही थी, तो अमेरिकी सेना ने देखिए धमाके करने शुरू किए कि ईरानी सेना आगे ना बढ़ने पाए। कुछ इस तरह ईरानी सेना को रोकने के लिए अमेरिकी फाइटर्स ने एक के बाद एक रोड पर मिसाइलों से ऐसे हमले किए कि ईरानी सेना आगे नहीं बढ़ सकी। और इसका सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सड़कों पर हुए गड्ढों से। वो सैटेलाइट इमेज ये आप देख रहे हैं, ये जो गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं ये अमेरिकी हमले में गड्ढे हुए। ईरानी सेना आगे बढ़ रही थी, एक के बाद एक देखिए मिसाइल अटैक आपको नजर आ रहे हैं। मिसाइल हमलों से ये गड्ढे हुए जिसके बाद ईरान की सेना आगे नहीं बढ़ पाई है। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता है, यहीं से ईरानी सेना आगे बढ़ रही थी कि पायलट तक पहुंचा जाए। अमेरिकी सेना पायलट को उठाकर ले जा रही है, लेकिन देखिए फाइटर्स पहले से लगाए गए थे और जैसे जैसे ईरानी सेना आगे बढ़ती गई एक के बाद एक गड्ढे करती रही अमेरिकी सेना और यहां से ईरानी सेना आगे नहीं पहुंच पाई और अमेरिकी पायलट को रोक नहीं सकी और नेवी सील कमांडो उठा ले गए पायलट को। आइए अब मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूं कि इस पूरे रेस्क्यू मिशन पर ईरानी सेना को कैसे रोका गया। ईरान में पायलट को बचाना ट्रंप और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। कहा जा रहा है ये ट्रंप की जमीनी ऑपरेशन का एक ट्रेलर था कि कैसे लेकर आना है। उन्होंने परखना था कि ईरान में उतरकर कैसे कोई ऑपरेशन चलाना है और यह तय करना था कि उनके जवान या विमान ईरान की पकड़ में ना आने पाए। इसके लिए अमेरिकी फोर्स ने खतरनाक प्लान बनाया। जिस जगह पर पायलट को बचाने के लिए सील कमांडो उतरे थे उसके आसपास की सड़कों पर 28 बड़े गड्ढे बना दिए। जी हां, एक दो नहीं, 28 बड़े गड्ढे पूरी सड़क पर बना दिए और अमेरिकी विमानों ने एयर स्ट्राइक कर सड़क पर ये गड्ढे बनाए थे। 40 फीट के ये गड्ढे अमेरिका का बड़ा रणनीतिक हमला था। ऑपरेशन वाली जगह तक ईरान की सेना को पहुंचने से रोकना था। ठीक इस तरह रोका गया। जैसे ही सेना आगे बढ़ी उसके आगे गड्ढा। सेना पूरे दस्ते के साथ आगे बढ़ रही थी। एक तरीके से उनकी सड़कों का जाल खत्म कर दिया अमेरिका ने। 60 फीट की सड़क पर 40 फीट का गड्ढा हो जाए तो यह रास्ता बंद हो जाता है। फिर रास्ते से ना ईरान के टैंक गुजर सकते थे और न बख्तरबंद गाड़ियां। सड़कों पर गड्ढे खोदकर अमेरिका ने ईरान के हमले को नाकाम कर दिया। इस तरह ईरान के सैनिक अमेरिकी कमांडो के आसपास तक नहीं पहुंच सके और सील कमांडो घायल पायलट को बिना किसी नुकसान के निकाल कर ले गए। सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिका के इस खतरनाक प्लान की तस्वीर सामने आई है। क्या ट्रंप इसी तरह खतरनाक प्लान से जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में है? आइए अब आपको सुनवाता हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। हमने सभी मिलिट्री रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो रेस्क्यू कल हुआ उसके बारे में मैं क्या बोलूं? ऐसी चीजें आप बहुत कम देखते हैं। मुझे इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी जा रही थी। ईरानी लोग भी बेहद मजबूत हैं, जानदार फाइटर्स हैं। हमारे दुश्मन मजबूत हैं, लेकिन उतने मजबूत नहीं हैं जितने एक महीने पहले थे। बाकी सब जल्द पता चल जाएगा। इस तरह से अमेरिकी सेना पायलट को लेकर आई, लेकिन जानते हैं वो कमांडो कौन थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? वो है नेवी सील कमांडो। अमेरिका के सबसे खतरनाक सील कमांडो जिन्होंने लादेन को मारा था, उन्हें भेजा था पायलट को लाने के लिए ट्रंप ने। अमेरिका की नेवी सील कमांडो हैं
जो किसी भी खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। ईरान में फंसे पायलट को निकालना ट्रंप के लिए साख का सवाल था। करो या मरो, ट्रंप ने ऑर्डर दिया था कि कुछ भी हो जाए कर्नल पायलट को बचाना है। ट्रंप के ऑर्डर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ईरान में उतरे ये सील कमांडो। अमेरिका का ये वही दस्ता है जिसने 2011 में लादेन को मारा था। तब पाकिस्तान के अंदर अबेटाबाद में घुसकर इन सील कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था और पाकिस्तान समेत दुनिया को तब पता चला जब लादेन ढेर हो गया। इसी तरह नेवी सील टीम 6 यानी सील कमांडो के 200 जवान ईरान में उतरे। पायलट को बचाने रात के अंधेरे में 300 किलोमीटर अंदर तक घुसे। ईरान रेस्क्यू करने आए अमेरिकी हेलीकॉप्टर और जेट पर हमला कर रहा था उस वक्त, और सील कमांडो जाग्रोस की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में मुश्किल ऑपरेशन में जुटे हुए थे। यहां एक गलती का मतलब होता पायलट के साथ जवानों का भी मारा जाना। लेकिन नेवी सील टीम 6 तो ऐसे मुश्किल ऑपरेशन में ही माहिर है, इनको महारत हासिल है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे कड़ी परीक्षा पास करके ये सील कमांडोज तैयार होते हैं। सालों तक समंदर की गहराइयों और बर्फीली पहाड़ों में ये कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं। घने जंगल, पहाड़ और तपते रेगिस्तान में लड़ने के लिए तैयार होते हैं और इनकी ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि वो हफ्ते में बस 5 घंटे सो पाते हैं। जब ट्रेनिंग करते हैं एक हफ्ते में 5 घंटे की नींद ले पाते हैं। इतनी नींद के बीच 300 किलोमीटर की दौड़ और कड़ा अभ्यास करना होता है। घंटों तैरना, पैराशूट से छलांग लगाने और भूखे प्यासे रहने की ट्रेनिंग लेते हैं। राइफल, स्नाइपर्स और सैटेलाइट उपकरणों में महारत हासिल होती है इनकी। इस चरण में 50% जवान सोचिए बाहर हो जाते हैं ट्रेनिंग में ही। जो बचते हैं वो बनते हैं सील कमांडो। और ये सील कमांडो जब ऑपरेशन में उतरते हैं तो कामयाबी की गारंटी माना जाता है। लादेन को मारने वाली इस टुकड़ी ने अब ईरान में यह साबित भी कर दिया है कि ये कहीं भी घुसकर कैसा भी ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी साहब इन सील कमांडोज पर क्या कह रहे हैं। अमेरिकन नेवी से नेवी सील कमांडो को चुना जाता है नेचुरली ट्रेनिंग के आधार पर, उनकी एंड्योरेंस के आधार पर, उनकी इंटेलिजेंस के आधार पर, उनकी उस क्षमता को देखते हुए कि वो जमीन से भी, हवा से भी, पानी से भी, तीनों जगह से लॉन्च भी किए जा सके और तीनों जगह ऑपरेशंस भी कर सकें। इनको ट्रेन किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग हेल ब्रेक होती है, एक किस्म से नर्क के समान। और ये एनिमी लाइंस के पीछे जाके ऑपरेशंस करते हैं, काउंटर टेरर ऑपरेशंस हो या दूसरी ऑपरेशंस हो। हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ना या उसको न्यूट्रलाइज करना इनके कामों के अंदर शामिल है। करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशंस में अमेरिका की ये पिछले लंबे समय में भाग ले सके हैं। और इनका मोटो है कि केवल बीता हुआ दिन ही आसान था, यानी आज के बाद आने वाला दिन आज से ज्यादा मुश्किल होगा। तो नेवी सील कमांडो के बारे में आप सुन रहे थे। सील कमांडो कितने खतरनाक हैं, कितने एक्सपर्ट हैं ये आपने जाना। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में एक पायलट को बचाने के लिए ट्रंप ने हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर दिया पानी की तरह। उसका एक उदाहरण आपके सामने है। ये जो आप देख रहे हैं ये मलबा है और ये अमेरिका के हजारों करोड़ की कीमत के विमान हैं जिनका मलबा है, जिन्हें ईरान ने मार गिराया है। ये सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए खर्च हुआ है इस पूरे ऑपरेशन में। देखिए जरा कितना पैसा पानी की तरह बहा दिया। एक पायलट की कीमत से ज्यादा था अमेरिका की इज्जत। जंग के मैदान में लाखों करोड़ रुपए फूंकने वाला अमेरिका सिर्फ चंद घंटों के रेस्क्यू में भी हजारों करोड़ सुहा कर चुका है, क्योंकि वायु सैनिक को बचाना ट्रंप को बहुत महंगा पड़ा है। दावा है रेस्क्यू ऑपरेशन में $500 मिलियन का नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने करीब 4000 करोड़ रुपए के तो विमान गंवा दिए। इनमें करीब 700 करोड़ रुपए का यह C-130 है और इसके अलावा 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। इसके साथ ही A-10 वार्थोग एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुआ है। F-15E विमान के क्रैश होने से पायलट और कर्नल गिरे थे। इसके अलावा ऑपरेशन में MQ-9 ड्रोन के भी ढेर होने की खबर है। अमेरिकी एयरमैन के रेस्क्यू ऑपरेशन को आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे महंगा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन माना जा रहा है। अगर इस ऑपरेशन में शामिल नष्ट विमानों की कीमत इस्तेमाल किए गए महंगे हथियार और इमरजेंसी तैनाती में शामिल करें तो अमेरिकी ऑपरेशन की लागत $2 बिलियन थी।
यानी भारतीय करेंसी में यह आंकड़ा 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मतलब अपने एक वायु सैनिक को बचाने के लिए ट्रंप ने 18,000 करोड़ रुपए और सैकड़ों जवानों को दांव पर लगा दिया था। सुनिए जरा इस अटैक के बाद IRGC कमांडर क्या कह रहे हैं। अमेरिकी बचाव अभियान विफल होने के दौरान 5 अप्रैल की सुबह दुश्मन के विमान ईरान में घुस गए। सशस्त्र बलों ने 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक विमानों पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी इस्फहान में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने अमेरिकी विमानों को मार गिराया, जबकि अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर इस अभियान के दौरान अपनी ही संपत्तियों को नष्ट कर दिया। ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने पायलट को बचा लिया, लेकिन ईरान कुछ और कह रहा है। ईरान कह रहा है यह मिशन सिर्फ पायलट को बचाने का नहीं था। अगर पायलट को बचाने का था तो C-130 क्यों भेजा गया? एक पायलट लाना था, ऐसे 3 C-130 क्यों उतार दिया अमेरिका ने? अमेरिका के इस मिशन के पीछे कुछ और बड़ी साजिश थी, यह कहना है ईरान का। इस भारी भरकम C-130 को भेजने के पीछे ईरान का दावा यह है, वो कह रहा है कि ये जो इस्फहान में हमारे न्यूक्लियर प्लांट है जिस पर अमेरिका ने हमला किया था, यहां यूरेनियम है। क्या ट्रंप और अमेरिका यहां से यूरेनियम C-130 में भर कर ले जाना चाहते थे? यह मकसद था। क्या यूरेनियम उठाना चाहते थे ट्रंप पायलट के साथ साथ? आइए अब आपको बताऊं ये इस्फहान कहां पर है जहां ये अटैक हुआ। यह नक्शा ईरान में इस्फहान देख रहे हैं, तेहरान के नजदीक है, लगभग बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है इस्फहान। इस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट है। इस्फहान में ही वो यूरेनियम हो सकता है जहां ट्रंप ने अटैक किया था, और इसी यूरेनियम को उठा ले जाने की कोशिश हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपको बताऊं कि आखिर क्या यूरेनियम उठाकर ले जाना ही एक इस ऑपरेशन का हिस्सा था? अमेरिका ने ईरान में घुसकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, दावा है उसका मकसद अमेरिकी वायु सैनिक को बचाना था, लेकिन ईरान ने अमेरिका पर बेहद संगीन आरोप लगाए। कहा है कि अमेरिका ने ईरान का यूरेनियम चुराने की साजिश की थी। यह दावा ईरानी विदेश मंत्रालय ने पूरी दुनिया के सामने किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने आशंका जताई कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य जो था, जो संवर्धित यानी इनरिच शुद्ध यूरेनियम है, उसे चोरी करना। ईरान ने दावा किया कि ऑपरेशन के पीछे गहरी साजिश हो सकती है। संवर्धित यूरेनियम चोरी करने के लिए यह धोखे वाला अभियान था। हालांकि अमेरिका अपने इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हुआ। ईरान के आरोप इसलिए शक पैदा करते हैं क्योंकि यह ऑपरेशन इस्फहान में हुआ। इस्फहान ईरान का वो शहर जहां उसका एक न्यूक्लियर प्लांट है। इतना ही नहीं, यहीं पर मिसाइल ठिकाने और हथियार अड्डे भी हैं। शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि ऑपरेशन में C-130 विमान लगाए गए थे। अमेरिका के ये भारी मालवाहक विमान है जिसमें कई टन सामान आ सकता है। संभव है C-130 में कमांडो गए हों, लेकिन यूरेनियम लादने में भी ये कारगर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास करीब 450 किलो यूरेनियम है, जिसे 60% तक शुद्ध यानी एनरिच किया गया है, और जो परमाणु हथियार बनाने के स्तर यानी 90% के करीब है। ईरान का यूरेनियम भंडार मुख्य रूप से 3 ठिकानों पर है। इसमें नतांज, फोर्डो और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट शामिल है। खास बात यह है कि ईरान ने अपना यूरेनियम अंडरग्राउंड ठिकानों में छिपा रखा है, और अमेरिका ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है वो पहाड़ों में ही किया गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये C-130 भेजकर यूरेनियम उठाना मकसद था। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस्माइल बगाई। अमेरिका ने जो युद्ध ईरान पर थोपा था, आज उसका 38वां दिन है। ये जंग उन्होंने गलत तरीके से शुरू की थी। महायुद्ध के बीते 38वें दिनों में इतने अपराध हुए हैं जिसने इतिहास के सबसे बड़े अपराधियों के चेहरे को भी मिटने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे अपराध दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने भी नहीं किया था। पिछले 10-12 घंटों में ही कई अपराध हुए हैं। कौम के एक इलाके पर अमेरिकी हमलों में कम से कम 6 बच्चे, 4 लड़कियां और 2 लड़के शहीद हो गए। हाँ, कुछ हिस्सों को हटा दें तो आपके पास कुछ मात्रा में यूरेनियम हो सकता है जो युद्ध के हथियारों के लिए पर्याप्त हो। इसका अधिकांश हिस्सा इस्फहान में है, कुछ हिस्सा नतांज में भी है। 70% से ज्यादा नहीं, शायद थोड़ा कम यूरेनियम का बड़ा भंडार है जो सैन्य स्तर के बराबर है।
ईरान ने स्वयं एक नई अंडरग्राउंड सुविधा की घोषणा की है। हमने वहां जाने का अनुरोध किया, लेकिन हमें कभी अनुमति नहीं मिली। और इस ऑपरेशन के बाद ईरान आग बबूला हो गया। मिसाइल पर स्टूपिड ट्रंप यानी बेवकूफ ट्रंप पोस्टर लगाकर ईरान ने मिसाइल दागनी शुरू। स्टूपिड ट्रंप यानी बेवकूफ मूर्ख ट्रंप, और उसके बाद मिसाइल दाग दी। उसके बाद देखिए मिसाइलें जाकर कहां गिरी हैं। इजराइल के सबसे बड़े शहरों में आर्थिक ताकत इजराइल की हाइफा में गिरी है। इजराइल के हाइफा की तस्वीरें देखिए जरा। चारों तरफ एक के बाद एक धमाके शुरू हुए। गाड़ियों का मलबा आपको नजर आ रहा है, तहस नहस गाड़ियां नजर आ रही। उसके बाद 97वीं खेप दागी है ईरान ने ड्रोन की 97th वेव। और ये ड्रोन और मिसाइल जाकर तेल अवीव में गिरी है। तो तेल अवीव की तस्वीरें देखिए जरा। चारों तरफ तबाही नजर आ रही है, इमारतें ध्वस्त हो गई। दरअसल ईरान ने भी कल ही कह दिया था कि वो भी बड़ा हमला करने वाला है, वो सरप्राइज देगा। हाइफा को और इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बनाया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेल अवीव पर जाकर मिसाइल गिरी है गाड़ी के सामने। अब ये इजराइल पर बड़ा भीषण हमला था। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर में ताबड़तोड़ बमबारी की है। हाइफा में 10 अलग अलग जगहों पर घातक हमले हुए। ईरान के हमले से हाइफा में 4 लोगों की मौत की खबर है। ईरान ने मिसाइल से रिहायशी इलाके को टारगेट किया है, जिसमें हाइफा की कई ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बताया यह जा रहा है कि मिसाइल एक इमारत के निचले हिस्से में लगी है। इससे बिल्डिंग के ऊपर के कई घर ढह गए और मलबा फैल गया। मलबे में खोजबीन जारी है। अब तक 4 शव निकाले जा चुके हैं। शक यह है कि मिसाइल का टूटा हिस्सा भी बारूदी तौर पर एक्टिव है। ऐसे में रेस्क्यू के दौरान इन हिस्सों में विस्फोट का खतरा है। बता दें कि आपको हाइफा जो है इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और औद्योगिक इंजन है इजराइल का। देश के आयात निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी के जरिए होता है। हाइफा में ही इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी मौजूद है। यह देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 60% संभालती है। साथ ही इजरायली नौसेना का सबसे प्रमुख बेस भी हाइफा में है। यह इजराइल की हाईटेक पढ़ाई और इंजीनियरिंग का भी सेंटर है। इजराइल में एक कहावत बेहद लोकप्रिय है। लोग कहते हैं कि हाइफा काम करती है, यरूशलेम प्रार्थना करती है और तेल अवीव खेलता है। मतलब हाइफा में काम होता है, यरूशलेम में प्रार्थना होती है और तेल अवीव ज्यादातर कैफे और पार्टियों के लिए जाना जाता है। यानी हाइफा एक तरह से इजराइल की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है और इसी वजह से इस शहर हमेशा ईरान के टारगेट नंबर 1 पर रहा है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इजराइल में ग्राउंड जीरो पर है। इजराइल में जो अटैक हो रहे हैं वहां से रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, वहां के हालात क्या हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए।
इस समय हाइफा के एरिया में हूँ। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, कल यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान की यहाँ पे लगी है और ये रेजिडेंशियल एरिया है। आपको मैं दिखाता हूँ इस घर की हालत, आप देख सकते हैं, आप खुद ब खुद समझ आएंगे कि कैसे हालात रहे होंगे। कल 6 बजे जब ये लोग खाना खा रहे थे उस समय बैलिस्टिक मिसाइल आती है और इस मकान को लगती है। आप देख सकते हैं पूरा इसका साइड का पोर्शन ढह गया और तब से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 11 लोग बताए जाते हैं पूरी तरह से जख्मी है और 4 की मौत हो गई है। आज उनकी बॉडीज कितने घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाली गई और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी मशीन लगी हुई है और बॉडीज निकालने का काम कर रही है, क्योंकि बेट शिमिस के बाद बताया जाता है कि सबसे बड़ा हादसा है ये ईरान की मिसाइल की वजह से। उस समय 9 के करीब लोग मारे गए थे, इस समय 4 के करीब लोग मारे गए और 11 के करीब इंजर्ड हैं। ईरान ने इजराइल के हाइफा पर अटैक किया तो बदला अमेरिका ने लिया। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया, ईरान पर कई अटैक। अमेरिका तस्वीर देख रहे हैं, अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर, उनके लॉन्चर्स पर यह अटैक किए। इसी तरह तेहरान पर हमले हुए। यह अमेरिकी हमला है तेहरान के ऊपर, ईरान की राजधानी में। और इन हमलों में मारे गए ईरान के खुफिया चीफ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरानी इंटेलिजेंस चीफ है, इनका नाम है खादेम, मेजर जनरल मजीद खादेमी। ये भी अमेरिकी अटैक में मारे गए। खादेमी खमनेई के बहुत करीबी माने जाते हैं। अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान को यह बड़ा झटका लगा है। हवाई हमले में IRGC इंटेलिजेंस चीफ खादेमी को ढेर कर दिया है। खादेमी ईरान के सबसे शक्तिशाली सुरक्षा अधिकारियों में से एक थे। ईरान ने खादेमी को जून 2025 IRGC का खुफिया चीफ बनाया था। खादेमी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक रक्षा विज्ञान में PhD की हुई थी। मतलब ईरान के डिफेंस और खुफिया मामलों में बहुत अच्छी पकड़ थी इनकी। IRGC के अंदर जासूसों का खोजने में माहिर थे। खादेमी ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई के करीबी और बहुत भरोसेमंद थे। खमनेई के आदेश पर ही उन्हें IRGC का खुफिया चीफ बनाया गया था। खादेमी ने मौत से 10 दिन पहले खमनेई से मुलाकात का जिक्र किया था। मुश्तबा खमनेई, एक इंटरव्यू में खादेमी ने कहा था, खमनेई ने मुझे चेतावनी दी थी, कहा था दुश्मन से सावधान रहो और खुफिया काम पर बारीकी से ध्यान दो, क्योंकि ईरान में फिर खूनी क्रांति जैसा दौर आ सकता है। ईरान का अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक ईरान को जाना होगा। खादेमी IRGC में खुफिया और सुरक्षा मामलों का लंबा अनुभव रखते थे। तो क्या खादेमी ने ही खमनेई के कहने पर ईरान को इतना तैयार किया कि अमेरिका इजराइल के 35 दिन के हमले में भी वो खत्म नहीं हुआ है? क्या खादेमी ने ही मिसाइल और परमाणु जखीरे का खुफिया बंदोबस्त कराया, जिसके दम पर ईरान अब भी अमेरिका इजराइल पर हमले कर रहा है? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर। हमने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया है। इस प्लांट से ईरान की 50% पेट्रोकेमिकल जरूरतें पूरी होती हैं। पिछले हफ्ते हमने ईरान के दूसरी सबसे बड़ी फैसिलिटी पर हमला किया था। अगर ये दोनों प्लांट को मिला दें तो ये ईरान के 85% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। इन हमलों से ईरान को बहुत आर्थिक झटका लगा है। अगर नागरिक ठिकानों पर हमले होंगे तो हमारी जवाबी कार्रवाई और ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी होगी। किसी भी हमले का जवाब दोगुनी शक्ति के साथ दिया जाएगा। मतलब साफ है, ईरान रुकने वाला नहीं है। हम अमेरिका और इजराइल पर भारी बमबारी करेंगे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, अमेरिका इस वक्त पूरी ताकत से लड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका बार बार वार्निंग दे चुका है। ट्रंप की वार्निंग खत्म होने वाली है। ट्रंप क्या बड़ा करने वाले हैं वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका ने एक और स्ट्राइक की ईरान पर। ये अमेरिकी हमले की तस्वीर है। यह अमेरिकी हमला ईरान की 31वीं ब्रिगेड पर किया गया था। और साथ ही
ईरान की एयरफोर्स के जो हथियार थे उन पर भी अटैक किया है अमेरिका ने। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही एयरफोर्स के हथियार रखे थे, अमेरिकी हमले में ये तबाह हुए। अब देखिए जरा ट्रंप की धमकी क्या है और ट्रंप क्या कर सकते हैं और क्या करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दिया है, कहा हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान को नरक बना देंगे। मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। टारगेट पर ईरान के पावर प्लांट है। ईरान के पास 100 से ज्यादा पावर प्लांट बताए जाते हैं। तेहरान के पास दमावंद ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। 22,000 करोड़ रुपए में बने इस प्लांट से तेहरान में बत्तियां जलती हैं। तो क्या ट्रंप का अगला टारगेट ईरान का दमावंद पावर प्लांट है? इसके बाद बाकी पावर प्लांट पर हमले कर ईरान को अंधेरे में डुबो देगा। ऐसे में ईरान के लिए हथियार बनाना और चलाना भी मुश्किल होगा। ईरान में आम लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या इसी हमले से ट्रंप पाषाण युग में भेजने की बात कर रहे हैं? ईरान में 864 घंटे यानी 37 दिनों से इंटरनेट ब्लैकआउट है। दुनिया के सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन से ईरान पिछड़ गया है। बिजली नहीं होगी तो ईरान हर तरीके से बेहाल हो सकता है। फिर से बिजली लाने और पावर प्लांट खड़ा करने में और सालों लगेंगे और जंग से तबाह हुए ईरान के लिए पैसों का इंतजाम भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ईरान के पुल उड़ा देंगे ट्रंप। पिछले हफ्ते ईरान के सबसे ऊंचे B1 पुल को निशाना बनाया था। करज में बने इस पुल से 3,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईरान में हजारों की संख्या में छोटे पुल मौजूद है। छोटे बड़े अकेले इस्फहान में करीब 33 मेहराबों वाला पुल करोड़ों में बना है। ईरान ने रेल नेटवर्क में भी हजारों पुल बने हुए। अमेरिका ईरान के पुल गिराएगा तो सड़क रेल रूट बंद हो जाएगा, यानी ईरान के अंदर ही ट्रांसपोर्ट और कारोबार खत्म होने लगेगा। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा क्या कह रहे हैं। अमेरिका बहुत डैमेज कर रहा है ईरान को। रियलिटी है, डैमेज कर दिया है, बहुत बड़ा कर रहा है और करते रहेगा जिस हिसाब से उसके विचार है। इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के हालात ऐसे कर देना चाहते हैं कि सारे चारों तरफ देश में खंडहर हों। इनकी आर्मी और मिलिट्री फैसिलिटीज तो आप छोड़िए, ये इनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटल डैमेज करने पे उतारू हो गए हैं। ब्रिज उड़ा रहे हैं ताकि देश के अंदर कनेक्टिविटी ना रहे। इंडस्ट्रियल प्लांट्स उड़ा रहे हैं, स्टील की फैक्ट्रीज उड़ा रहे हैं, एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज उड़ा रहे हैं, केमिकल फैक्ट्रीज को उड़ा रहे हैं, पुलिस स्टेशंस को उड़ा रहे हैं ताकि कल को कोई कोऑर्डिनेशन भी ना हो पाए, क्योंकि पुलिस ही लोकल कोऑर्डिनेशन करती है कई बार। पुलिस स्टेशंस उड़ा रहे हैं, पानी के वाटर प्लांट्स उड़ा रहे हैं। फिर लास्ट स्टेप में ये जाके ईरान की बिजली के पावर प्लांट सारे उड़ाना चाहते हैं ताकि एक वक्त ऐसा आ जाए कि ईरान की पूरी सरकार जो नेक्स्ट भी आए या जो भी आए उनको छोड़ दें। क्या फर्क पड़ता है, ये आपस में ही वो धीरे धीरे 20 साल तक फिर डेवलप होने में लगेगा। ईरान को बेशक ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान अकेले नहीं है। कुछ वो लोग हैं जो सामने से लड़ रहे हैं ईरान के साथ, कुछ वो हैं जो पर्दे के पीछे खड़े होकर साथ दे रहे हैं। सामने से लड़ने वाले में हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह ने 200 रॉकेट इजराइल पर दाग दिए हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है तो किस तरह से इजरायली सेना लेबनान में देखिए जरा धमाके कर रही है।
न सिर्फ धमाके कर रही है बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है। ये नेतन्याहू की सेना जो लेबनान के अंदर घुस गई है और बड़े इलाके को कैप्चर कर लिया है। और दूसरी तरफ यह है लेबनान की तस्वीर। इजराइल के हमले के बाद देखिए जरा, इमारत पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। हिजबुल्लाह की तरह ही इराकी लड़ाके भी साथ दे रहे हैं ईरान का और ड्रोन अटैक कर रहे हैं। जॉर्डन और कुवैत पर ये ड्रोन अटैक किए। ये वो हैं जो सामने से लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी तीन त्रिदेव हैं जो पीछे से ईरान का साथ दे रहे हैं। वो दावा है जंग में अमेरिका के दुश्मन ईरान की मदद कर रहे हैं कई लोग, जिसमें रूस भी शामिल है। रूस सैटेलाइट डेटा से ईरान की मदद कर रहा है। वो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों की जानकारी दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी यह सनसनीखेज आरोप लगाया है। कहा रूस ने इजराइल के ऊर्जा बुनियादी ढांचे से जुड़ी बेहद ही गोपनीय और सटीक जानकारी ईरान को सौंपी है। जेलेंस्की के मुताबिक 50 ऊर्जा ठिकानों की जानकारी दी गई है जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ हमलों में हो सकता है। चीन पर आरोप है वो एआई के जरिए ईरान का मददगार बना हुआ। अमेरिकी खुफिया विभाग का मानना है कि चीनी कंपनी ऐसा कर रही है। अमेरिकी रक्षा सूत्रों के अनुसार इस कंपनी का नाम है मिजार विजन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तस्वीरें उपलब्ध करा रही है, जिससे अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाने में मदद मिल रही है, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। ये तस्वीरें न केवल सैन्य ठिकानों को दिखाती हैं, बल्कि वहां मौजूद उपकरणों की संख्या और उनके प्रकार की सटीक जानकारी भी देती हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी में चीनी सरकार की भी हिस्सेदारी है। हालांकि चीन युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन ईरान के पक्ष में बयान देता है। किम जोंग का देश ईरान को हथियार सप्लाई करता है। दावा है कि उत्तर कोरिया अपने हथियार ईरान को बेचता है और ईरान इसके बदले में उसे नकद पैसा और कच्चा तेल देता है। ईरानी शहाब 3 मिसाइल उत्तर कोरियाई मिसाइल की कॉपी मानी जाती है। ईरान की क़ियाम मिसाइल अमेरिकी ठिकानों पर दागी जाती है। कम दूरी की ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइलें क़ियाम सिस्टम पर आधारित है, जिससे उत्तर कोरिया की मदद से ईरान ने विकसित किया है। इमाद और गद्र मिसाइलों का उत्पादन भी उत्तर कोरिया की मदद से हुआ है। तो ये देश बेशक पर्दे के सामने आकर मदद ना कर रहे हो, लेकिन पीछे से ईरान के साथ हैं। सुनिए जरा पुतिन क्या कह रहे हैं। तुम खुद को क्या समझते हो? लगातार धमकी दे रहे हो कि तुम्हें यह करना ही होगा। तुम इस चीज के लिए बाध्य हो। हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। तुम्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? साफ तौर पर वे अपनी औकात भूल गए हैं। शायद अब उन्हें याद दिलाने का समय आ गया है। अब देखिए जरा दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि यूएस, ये अटैक आप देख रहे हैं, अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने यूएई पर अटैक किया है। और ईरानी अटैक के बाद देखिए जरा, ये इजराइल की तस्वीर आप देख रहे हैं। इजराइल में आकर एक मिसाइल गिरी है। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ ईरान का हो रहा है, इजराइल में भी देखिए जरा गाड़ियों का हाल क्या है। सब तबाह हो गई, गाड़ियां, इमारतें, बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं। आधिकारिक आंकड़ा लगभग 24 से 30 के बीच का है।
Yeah, do you need these guys to move or are you okay? Of Russian roulette. तस्वीरें बता रही हैं कि बहुत सी जानें इजराइल में भी जा रही हैं। दूसरी तरफ ईरान ने देखिए हदीद 10 ड्रोन दाग दिया है। 110 हदीद 110 ड्रोन है ये। और ईरान कह रहा है उसके पास अभी बहुत से हथियार हैं। आज भी एक वीडियो जारी किया है अपनी मिसाइल सिटी का। ये मिसाइलों का शहर है। अमेरिका अब तक धमकियां दे रहा था, लेकिन अमेरिका की धमकी पर ईरान पलटवार कर रहा। क्या कह रहा है ईरान? ट्रंप किसी भी हाल में ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं, इसके लिए बौखलाए हुए हैं। ट्रंप गाली देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे में डील नहीं तो तबाही की धमकी दी है, लेकिन ईरान ने उल्टा ट्रंप और अमेरिका का मजाक बना दिया। जंग रोकने के लिए तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान लगे हुए हैं। युद्ध विराम पर टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका को सीजफायर का प्रस्ताव सौंपा। इस डील को अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम दिया गया है। दावा है पाक आर्मी चीफ मुनीर ने पूरी रात दोनों देशों से बात की ताकि कैसे भी करके मिडिल ईस्ट की भीषण जंग रुक जाए, लेकिन ईरान ने पाक के सीजफायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान ट्रंप की धमकी के आगे भी झुकने से इनकार कर रहा है। उल्टा मुश्तबा ब्रिगेड ने मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमले बढ़ा दिए। आज जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास धमाके हुए। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। ईरान ने दावा किया कि हमले से अमेरिकी हेलीकॉप्टर, हैंगर और अमेरिकी सैनिकों के रहने वाले ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। इराक के बगदाद में अमेरिकी राजनयिक के केंद्र को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ड्रोन के जरिए यह धमाका किया। सऊदी अरब और यूएई में भी कई जगह ईरान ने हमले किए हैं। अब आपको दिखाऊं, बहुत से एजेंट पकड़े गए हैं। कुछ एजेंट, ईरानी एजेंट जो पकड़े गए हैं इजराइल में। ये तो देख रहे हैं, इजराइल ने ईरानी एजेंट को पकड़ा है। ईरानी जासूस अरेस्ट किया गया है। העברת מידע למשטר לצורך פגיעה באזרח שגויס באמצעות רשת הטלגרם, מידע כזה או אחר למשטר האיראני. חשוד במתן סיוע אויב בזמן מלחמה, במגע עם סוכן זר. לא חייב לומר שום דבר, כל דבר שתאמר עלול לשמש כנגדך. אנו נמצאים בעיצומה של מלחמה עם המשטר האיראני. העברת מידע. तो दूसरी तरफ ईरान ने देखिए इजरायली एजेंट पकड़ लिया है। दोनों देश एक दूसरे के एजेंट्स को पकड़ रहे हैं जो मुखबिरी कर रहे हैं, सूचना पहुंचा रहे हैं। और एक शख्स को ईरान ने फांसी दे दी है। यह है वो शख्स, प्रदर्शनकारी है, प्रदर्शन कर रहा था। प्रदर्शन के दौरान हिंसा का भी आरोप है। इसका नाम है अली फहीम। अली फहीम को ईरान ने सजाए मौत दी है। और आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं। ईरान आखिर किस तरह का पलटवार करने वाला है अगर अमेरिका कोई बड़ा अटैक करता है। ईरान ने बार बार कहा है, उनकी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ने, आईआरजीसी के टॉप जनरल्स ने और ईरान के आर्मी के प्रवक्ता ने कहा है कि वह इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे। यानी अब ईरान ने अपनी आईआरजीसी, जो कि 1,75,000 स्ट्रांग है, अपनी आर्मी, ईरान की आर्मी 6 लाख मजबूत है और 3,500 टैंकों से लैस है। साथ साथ अब ईरान ने अपनी यूथ फोर्स 10 लाख युवाओं को, किशोरों को ज्वाइन कराना शुरू कर लिया है। तो अगर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड उतारता है, समझिए, और जैसा उसने इराक में किया था, वैसा ही अगर वो बड़ी तादाद में अपनी फौजों को कूच करवाता है तेहरान की तरफ, तो तेहरान 700 किलोमीटर दूर है। अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड, अमेरिकन ट्रुप्स को बहुत बड़ी कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी।
अब इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सीज फायर प्रस्ताव ठुकरा दिया है ईरान ने, और ईरान ने कहा है पहले हमले रोको। सीज फायर का प्रस्ताव दिया गया था, ईरान कह रहा है पहले अटैक रोको, प्रतिबंध हटाओ, उसके बाद बात करेंगे, नुकसान की भरपाई करो तब हॉर्मूज खोलेंगे। पाक के जरिए अमेरिका को संदेश पहुंचाया है, 10 पॉइंट में सीज फायर की अपनी शर्तें बताई हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान सीज फायर का प्रस्ताव लेकर गया था, लेकिन ईरान ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। और उसके बाद देखिए ईरान लगातार अटैक कर रहा है, अब इराक तक भी हमले कर रहा है। देख रहे हैं इराक में हमला हुआ, अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया है ईरान ने, यह उसकी तस्वीर है अटैक के बाद की। हालात ये है कि मिडिल ईस्ट के वो देश जो तेल और गैस के लिए, जिन पर दुनिया के देश निर्भर हैं, वो अपना तेल और गैस नहीं बेच पा रहे। कुवैत और कतर के पीएम ने बैठक की। देखिए जरा दुनिया के देशों में तेल गैस का हाल क्या है और तेल गैस से वो देश क्या कदम उठा रहे हैं। सबसे पहले नेपाल, पिछले 18 दिनों में पेट्रोल की कीमत 45 रुपए बढ़ चुकी है। यहां सरकारी दफ्तरों में 2 दिन की छुट्टी और 5 दिन काम का नियम लागू है। जमाखोरी रोकने के लिए रसोई गैस सिलेंडर आधे भरे हुए बेचे जा रहे हैं। श्रीलंका, ईंधन बचाने के लिए 1 दिन की सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। तेल संकट से निपटने के लिए सरकारी दफ्तर अब सिर्फ 4 दिन खुल रहे हैं। परिवहन सेवाएं भी सीमित की गई हैं, कुछ जगहों पर स्कूल कॉलेज भी बंद है। बांग्लादेश, पूरे देश में दुकानें और शॉपिंग मॉल शाम 6 बजे बंद करने का नियम है। इसके अलावा दफ्तरों में कर्मचारियों के काम करने के लिए घंटे घटा दिए गए। पूरे देश में दफ्तर अब सिर्फ 9 बजे से 4 बजे तक ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, तेल बचाने के लिए इस्लामाबाद में सार्वजनिक परिवहन मुफ्त किया गया, जबकि सबसे ज्यादा आबादी वाले पंजाब में विशेष छूट दी जा रही है। इसके अलावा कई सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 4 दिन ही काम हो रहा है। तमाम सरकारी वाहन खड़े कर दिए गए हैं, कई जगह स्कूल भी बंद कर दिए गए। थाईलैंड, सरकारी दफ्तरों में एसी का तापमान 26 से 27 डिग्री तक सीमित कर दिया गया है। बिजली खपत कम हो, रात 9 बजे के बाद विज्ञापनों वाली होर्डिंग्स की लाइटें बंद करना अनिवार्य है। वियतनाम में देखिए, यहां पेट्रोल की कीमतों में 50 से 70% की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद गैर जरूरी यात्राओं पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने का नियम लागू कर दिया गया। फ्रांस में व्यावसायिक इमारतों में रात के समय लाइटें जलाना प्रतिबंधित किया गया है। परिवहन और कृषि क्षेत्रों के लिए विशेष ईंधन अनुदान लागू किया गया है। चाहे वो पेट्रोल पंप हो या फिर एलपीजी सिलेंडर की हालत हो। आपको बीट लिए चलता हूं। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए जरा, ये है बीट की तस्वीर। बीट में प्रोटेस्ट हो रहा था, सियासतदान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आपको लिए चलता हूं देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में देखिए जरा क्या हालात हैं। दिल्ली में सिलेंडर की लाइन थी, लंबी चौड़ी लाइन सिलेंडर लेने वालों की लगी हुई थी। अब देखिए सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही, उसका एक सच ये अमेठी की तस्वीर है। ये जमाखोरी की गई थी, सिलेंडर पकड़े गए हैं अमेठी से। सरकार का कहना है जो आपको लाइन लगानी पड़ रही उसके पीछे एक वजह यह भी है कि लोगों ने सिलेंडर स्टॉक कर लिए, जमाखोरी शुरू कर दी है और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन सरकार यह भरोसा दिला रही कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वजह उसके पीछे यह है कि तेल और गैस के जो जहाज हैं वो हॉर्मूज के रास्ते से आ रहे हैं। बेशक दूसरे देशों से के जो जहाज हैं वो इस रूट से ना निकल पा रहे हो, उन पर कई अटैक हुए हो, लेकिन भारतीय जहाज यहां से गुजर पा रहे हैं। अब देखिए जरा,
अच्छी खबर यह है कि तेल के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मूज पर ईरान ने भारत के लिए कोई नाकेबंदी नहीं की। भारत के लिए तेल वाले जहाज लगातार हॉर्मूज पार कर रहे हैं। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा कि भारत के लिए हॉर्मूज खुला हुआ है। अब तक भारत के लिए तेल गैस लाने वाले 9 जहाज हॉर्मूज पार कर चुके हैं। पिछले 2 दिनों में एलपीजी ला रहे भारतीय झंडे वाले 2 और जहाज हॉर्मूज पार कर गए। इन दोनों जहाजों के नाम ग्रीन संघवी और ग्रीन आशा है। ग्रीन संघवी 25 नाविकों के साथ 46,000 मीट्रिक टन गैस लेकर आ रहा है और जबकि ग्रीन आशा 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस भारत लेकर आ रहा है। माना जा रहा है ये दोनों जहाज 23 दिनों में भारत तक पहुंच जाएंगे और इनके अलावा एक और जहाज जग विक्रम भी हॉर्मूज पार करने की कतार में लगा है। ये एलपीजी टैंकर नौसेना के निर्देश के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करेगा। दरअसल हॉर्मूज को पार करने वाले भारतीय जहाजों को नौसेना सुरक्षा दे रही। अभी हॉर्मूज जलमार्ग के पश्चिम में 16 भारतीय ध्वज वाले जहाज मौजूद हैं, उनका भी आना है। सुनिए जरा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल क्या कहते हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में हमारी लगातार विदेशों में दूसरे देशों में बातचीत हो रही है। इसी क्रम में हमारे विदेश मंत्री की कल कतर और यूएई दोनों देशों के विदेश मंत्री से बातचीत हुई। साथ ही साथ उनके पास ईरान के विदेश मंत्री का भी टेलीफोन आया। ग्रीन सांगवी और ग्रीन आशा जो एलपीजी कैरी कर रहे हैं सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर चुके हैं। ग्रीन सांगवी पे करीब 46,500 मैट्रिक टन एलपीजी कार्गो है तथा 25 भारतीय नाविक हैं, जबकि ग्रीन आशा पर 15,500 मैट्रिक टन एलपीजी कार्गो है तथा 26 सीफेरर्स हैं। भारत के सभी पोर्ट्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़रूरत का एलपीजी की ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आता था, इसलिए हमारी सप्लाईज पर इफ़ेक्ट हुआ और इसके चलते ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एलपीजी की सप्लाई पर्याप्त है और एडिशनल कार्गोज भी टाई अप किए गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों से भी लगातार मीटिंग की जा रही है, बात की जा रही है, ये इंश्योर करने के लिए कि सप्लाईज स्मूथ हों और अगर कहीं पर भी ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग जैसी कोई गतिविधि हो रही है तो उसे तुरंत रोका जाए। अब देखिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में गेट तोड़कर दिल्ली विधानसभा में घुस गई गाड़ी। सबसे पहले मैं आपको एक एआई तस्वीर दिखाऊं, देखिए जरा देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभा में कैसे एक गाड़ी घुस गई अंदर। अब आइए अब मैं आपको असली तस्वीर विधानसभा की दिखाऊं। यह विधानसभा का गेट है, जब गाड़ी घुसी उसके बाद की तस्वीर है। इसी गेट को तोड़ते हुए गाड़ी अंदर दाखिल हुई। और गाड़ी सवार विधानसभा के अंदर घुसा और अंदर घुसने के बाद देखिए जाकर बाकायदा गुलदस्ता रख दिया उसने। गुलदस्ता रखा गया, वहां बाकायदा सिक्योरिटी पहुंची, वहां बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा और उसके बाद देखिए जांच कर रहा है कि कहीं गुलदस्ते में कोई बॉम्ब तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। और उसके बाद बाकायदा सुरक्षा बढ़ाई गई। ये तस्वीर अगली मैं आपको दिखाऊं विधानसभा में, देखिए जरा। उसके बाद जांच टीम पहुंची है, बाकायदा बड़ा सिक्योरिटी अमला पहुंचा है और विधानसभा के अंदर सिक्योरिटी चेक और बम निरोधक दस्ता पहुंचा जिसने जांच शुरू की। और वो शख्स जो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी लेकर विधानसभा में अंदर घुसा है, कुछ वक्त में उसकी गिरफ्तारी हो गई, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। ये वो शख्स है, सरबजीत नाम है इसका। अब
देखिए जरा विधानसभा के अंदर कैसे घुसी गाड़ी। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक का मामला दोपहर 2 बजे का है, जब वीआईपी एंट्री वाले गेट के जरिए यूपी नंबर की एक गाड़ी जबरन अंदर घुस गई। इसी गाड़ी को चला रहे ड्राइवर ने नकाब पहन रखा था और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी 2 से 3 नकाबपोश लोग सवार थे इस गाड़ी। ये गाड़ी तेज रफ्तार में आई, सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी तेज रफ्तार में बैरिकेड को तोड़ते हुए अंदर निकल गई। अधिकारियों के मुताबिक ड्राइवर सीधे स्पीकर कार्यालय की ओर गया और कार्यालय के पास ही गुलदस्ता रखकर फरार हो गया। हालांकि जांच में गुलदस्ते में कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। विधानसभा परिसर में दिल्ली पुलिस की डॉग स्क्वाड ने जांच की है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं और इस घटना के बाद विधानसभा की सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती की गई। दावा है दिल्ली पुलिस आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इन 3 लोगों में एक यूपी के पीलीभीत का रहने वाला सरबजीत भी शामिल है। इस मामले में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली गई है और फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे का मकसद क्या था। हाल ही में दिल्ली विधानसभा को उड़ाने की धमकी भी मिल चुकी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा चश्मदीद क्या कुछ कह रहा है और पुलिस क्या कह रही है। जी, मैं सवारी भर रहा था अपनी गाड़ी में, एक गाड़ी आई हमारी रिक्शे को टक्कर मारी और वो सीधे अंदर गेट तोड़ के अंदर घुस गई। गेट तोड़ के अंदर घुस गई तो मिलिट्री वाला पीछे भागा उसके, इतने में वो घुमा के 4-5 मिनट बाद एक गाड़ी को फिर वापस आया। गेट खुला हुआ था, वो बंद करा था इन्होंने, लेकिन वो खुल गया अपने आप ही, टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, वो सीधा बाहर भाग गया, सीधा बाहर निकल गया सर। भैया मानसरोवर से सही नहीं है जी, वो 5 दिन से घर से ही गायब हुआ है, हमें खुद नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। तो उसने इसी चक्कर में ही ये काम हो गया उसका दिमाग। तो कब गए थे वो आपके यहाँ से? यहाँ से जी, या हमारे से तो गया वो 1 तारीख का ही हुआ है। पूनपुर रहा एक रात, फिर बरेली चला गया, वहां से पता नहीं 2 तारीख को गया, ऐसे वहां से निकल गया। वहां आज दिल्ली में आया, मार्च में खरीदे, उन्हीं की कार है। उन्हीं की सूचना हमें प्राप्त हुई कि एक दिल्ली जो असेंबली है वहां पे एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और उसकी जब डिटेल जैसे गाड़ी का डिटेल और जो व्यक्ति उसमें था वो पता करने पे वो पीलीभीत की गाड़ी रजिस्ट्रेशन और वो व्यक्ति का होना प्रकाश में आया है। इस संबंध में सभी जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं। जो नाम है वो सरबजीत सिंह है और ये पूरनपुर जो हमारे यहाँ का थाना है वहाँ का निवासी है। इसके संबंध में सारी जानकारियां जो है एकत्रित की जा रही है। अब सोचिए ये देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है, किसी छोटे शहर में नहीं हुआ और उसकी विधानसभा में हुआ। एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक का विषय भी है, जबकि विधानसभा में भारी सुरक्षा रहती है, करता है सुरक्षा। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होती है। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यूनिट इस जिम्मेदारी को संभालती है। इसका काम उच्च जोखिम वाले हाई प्रोफाइल स्थानों की सुरक्षा करना होता है। इनमें राष्ट्रपति भवन, संसद और प्रधानमंत्री आवास शामिल होता है। दिल्ली पुलिस की इस सुरक्षा इकाई में करीब 7000 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। देश भर की राज्य पुलिस अपनी अपनी राज्य सरकारों के लिए काम करती है, जबकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय एजेंसियों की तरह गृह मंत्रालय के अधीन होती है। इससे राष्ट्रीय स्तर के खतरों से निपटने में अन्य एजेंसियों से तालमेल बेहतर होता है। हालांकि दिल्ली विधानसभा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की संख्या तय नहीं होती है। चुनाव, विरोध प्रदर्शन या बजट सत्र के दौरान विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। ऐसी स्थिति में अर्धसैनिक बलों जैसी अतिरिक्त टुकड़ियों को भी तैनात किया जाता है। अभी संदिग्ध कार घुसने के मामले के बाद सीआरपीएफ की तैनाती यहां और बढ़ा दी गई है। तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये एजेंसियों के लिए भी एक सबक है। जो हुआ आज ये आगे ना होने पाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनावी लड़ाई और मियां बीवी तक आई। असम में क्या हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में थे और पीएम का रोड शो था। दूसरी तस्वीर देखिए जरा। हिमंता बिस्वा शर्मा लोगों के बीच थे और खासतौर से महिलाओं में उनको लेकर बहुत क्रेज है। बताऊं, असम में पासपोर्ट को लेकर बवाल है, नागरिकता को लेकर बवाल है। गोगोई की पत्नी पर हिमंता ने आरोप लगाया तो हिमंता की पत्नी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया।
असम चुनाव में बवाल पासपोर्ट को लेकर शुरू हुआ था, वो अब नेताओं की पाकिस्तान कनेक्शन तक पहुंच गया है। बीजेपी और कांग्रेस नेता अब एक दूसरे की पत्नियों पर आरोप लगा रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ का पाक से कनेक्शन है। वो पहले भी एलिजाबेथ पर पाक की जासूसी का आरोप लगा चुके हैं। कल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि हेमंता की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। आज हेमंता ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस ने फर्जीवाड़ा किया है। कांग्रेस को सारी जानकारी पाक के एक सोशल मीडिया ग्रुप से मिली है। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान में असम चुनाव के 10 टॉक शो हुए। हर टॉक शो में नतीजा यही निकला कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। हेमंता का कहना है कि कांग्रेस असम चुनाव में पाक का सहारा ले रही है। साथ ही हेमंता की पत्नी ने भी पासपोर्ट को फोटोशॉप और एआई से बना बताया है। उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। साथ ही कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन की भी शिकायत की है। हेमंता ने कहा अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट से आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ उम्र कैद जैसी ज्यादा से ज्यादा सजा का प्रावधान है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस सही धारा में केस कर जरूरी कार्रवाई करेगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हेमंता। कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम नहीं करती। कांग्रेस शॉर्ट टर्म काम करती है ताकि उसमें करप्शन कर सके। जिन्होंने अपने परिवार को भी शामिल कर दिया, भ्रष्टाचार में शामिल कर दिया, तो सिर्फ इनका नुकसान नहीं होगा, अब इनके पूरे परिवार का नुकसान होगा। ये असम की सच्चाई है। आप लिख के ले लीजिए। जितना भी ये बकवास करना चाहता है कर सकता है, जितना भी ये हिंसा फैलाना चाहता है फैला सकता है। अंत में कानून इसको पकड़ेगा और इसको जेल में डालेगा। आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच, और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना। गौरव गोगोई को सपोर्ट करने वाला लॉट्स ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू पाकिस्तान। इसमें 1000 झूठ बोल सकते हैं, इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर, सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। तो चुनाव असम में है और चुनाव से पहले ऐसी सियासी बयानबाजियां और वार पलटवार जारी रहेगा। बहरहाल आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।